नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के यूपीपी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले से ही ऑप्शंस को जो है सॉल्व कर रखा है ताकि आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख सकिए। चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व पेपर यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ खोली गई है? अब देखो ये भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी है तो महत्वपूर्ण हो जाएगी, और ये कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ, विश्व कॉफी सम्मेलन मेजबानी कौन करेगा? विश्व कॉफी सम्मेलन मेजबानी कौन करेगा? कौन सा राज्य किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। और ध्यान रखिएगा बेंगलुरु का अभी कॉफी के उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक बेंगलुरु कॉफी के उत्पादन में सबसे ऊपर है। चलिए आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट प्रस्तुत किया है? तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हमारा आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जिसने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर चाइना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सातवें प्रश्न की तरफ, भारत की पहली ड्रोन यूनिट कहाँ पर लॉन्च की गई? अब देखिए भारत की पहली है, ठीक है, ये भारत की पहली ड्रोन यूनिट है तो महत्वपूर्ण हो जाएगी। चेन्नई में भारत की पहली ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया गया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त को ही 3 तलाक कानून जो है ये पास हुआ था, तो इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में हुआ है? ठीक है, पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, आयोजन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी किसने की? अब देखो ये पहला है, ठीक है, प्रथम है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव मेजबानी किसने की है? तो करेक्ट आंसर कोलकाता हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगी एनायमुडी, और अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो डोडा बेटा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी एनायमुडी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो डोडा बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अनायमुडी जो है ये भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है जो भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी और उससे ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो डोडा बेटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखो खरीफ की फसल कौन नहीं है? तो सरसों। सरसों जो है ये जो है सरसों जो है ये खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि किसकी है? तो बल्कि ये रवि की फसल है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो कपास, मूंगफली, मक्का खरीफ की फसल है, जबकि सरसों जो है ये रवि की फसल है। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम लोग खरीफ की फसल की बात करें तो ये वो वाली फसलें होती हैं जो जून और जुलाई में बोई जाती हैं। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में और इनको क्या किया जाता है? काटा जाता है। रवि की फसल जून जुलाई में बोते हैं तथा मार्च अप्रैल में काटते हैं। ठीक भाई बात। आगे बढ़ेंगे, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ठीक है, कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो क्या हो जाएगा? चेन्नई। अच्छा, खुला सागरीय बंदरगाह क्या होता है? तो देखो जो खुला सागरीय बंदरगाह होता है ये ऐसे बंदरगाह होते हैं जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जहाज समुद्र तट से दूर खुले सागर में खड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जहाज जो है वो समुद्र तट से काफ़ी दूरी पर खड़े होते हैं। ठीक है, वो एकदम समुद्र के किनारों पर नहीं आ सकते हैं, वो समुद्र तट से काफ़ी दूरी पर खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? खुले सागरीय बंदरगाह होते हैं, जिसमें चेन्नई प्रमुख है। और ध्यान रखना, चेन्नई से अगर हम लोग बात करेंगे तो औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है। ठीक भाई बात, तो ये वही बातें हैं जो अभी हम लोगों ने बात की है।
और देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, चेन्नई बंदरगाह से बात करें तो सूती और रेशमी कपड़े, जो है चमड़ा, कहवा, हड्डी, खाद्य, तंबाकू, चाय, मसाले आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखो एक तरफ आपको बांध परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, हीराकुंड बांध बात करेंगे तो महानदी पर है, लेकिन नागार्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये गोदावरी नदी पर नहीं बल्कि कहाँ पर है, बल्कि ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो नांगल जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर, तो यहाँ पर ये सही मिलान है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बात करें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये आपका गलत है, नागार्जुन सागर जो है ये गोदावरी नदी दिया था, तो गोदावरी नहीं होगा, कृष्णा होगा, यहाँ पर आपका सही मिलान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सागवान का वन पाया जाता है। ठीक है, सागवान के जो वृक्ष हैं, ये सागवान के जो जंगल है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं। देखो मिलते तो हर जगह हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको बताना है, तो सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं ये मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, सागवान द्विबीजीय पौधा है और वर्ष भर हरा भरा रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसकी लकड़ी जो होती है हल्की होती है, मजबूत होती है और काफ़ी समय तक चलने वाली होती है। ठीक है, चलिए टिकाऊ होती है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र है, तो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ये तमिलनाडु के नीचे मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के नीचे आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी और यहाँ पर क्या होता है, तो ये ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर खंभात की खाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि भारत में जो खंभात की खाड़ी है ये ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र है। और क्या होगा, इस क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता जो है लगभग 7000 मेगावाट है, जबकि भारत के कुल ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है 8000 से 9000 मेगावाट है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में अगर हम लोग बात करें तो 1200 से 1300 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पादन की क्षमता रखता है। सुंदरवन में 100 मेगावाट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ ले तो सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज्वारीय उत्पादन करने वाला क्षेत्र हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखो यहाँ पर आपको एक तरफ खनन क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको क्या कर दिया गया है, दूसरी तरफ आप खनिज दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो गुरु महासानी है, देखो ये किसके लिए, तो ये लवयस के लिए हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे तलचर, तो तलचर किसके लिए हो जाएगा, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, तलचर की बात करेंगे, तलचर हो जाएगा कोयले के लिए। जादूगोड़ा की बात करेंगे, ये हो जाएगा किसके लिए, यूरेनियम के लिए। और जावर की बात करेंगे किसके लिए, शीशे के लिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए आपको करेक्ट दे रहा है, तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिलान कर दिया है ताकि आपके समय की बचत हो और कम समय में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको सही दिया गया है खनन क्षेत्र और खनिज। ठीक है भाई बात, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इसके इस माध्यम से आप टेलीग्राम जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 9807792861, तो ये टेलीग्राम यहाँ पर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। ठीक है भाई बात, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये खनन क्षेत्र है और ये आपका खनिज है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये सही सुमेलित है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य होगा, तो मध्य प्रदेश जो है ये सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। इस संदर्भ में अगर हम लोग मैग्नीज के उत्पादन में अगर हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र और उड़ीसा का दूसरा और तीसरा स्थान है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो दूसरा स्थान है और उड़ीसा की बात करेंगे तीसरा स्थान है। ठीक है भाई बात, तो यहाँ पर देखो वही बात कही गई है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और उड़ीसा का दूसरा स्थान है। ठीक है भाई बात, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो अरल सागर के किनारे पर स्थित है। अगर आपसे पूछे कौन से देश हैं जिनकी सीमा पर अरल सागर स्थित है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर क्या है, तो अरल सागर स्थित है। ठीक है भाई बात, चलिए आगे बढ़ेंगे। फटाफट हम लोग को रिवीजन करना है, फटाफट बहुत सारे प्रश्नों को देखना है, इसलिए यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चंस को ताकि आपके लिए आसानी हो। किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता होती है ये कहाँ पर होती है, ये मृत सागर में होती है, जिसको हम लोग डेड सी भी कहते हैं, मृत सागर या डेड सी भी कहते हैं। ठीक है, मृत सागर में अगर हम लोग सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, मृत सागर अगर हम लोग बात करते हैं तो समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला
बिंदु कहा जाने वाला सागर है। उच्च घनत्व के कारण तैराकों का यहाँ डूबना असंभव होता है। और मृत सागर में मुख्यतः कौन कौन सी, तो जार्डन नदी और अन्य कई सारी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से एक कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कावी जो कारण होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जो प्रवाल भित्ति होती है उनके विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण क्या होता है, तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि जब होती है तो प्रवाल विरंजन होता है। ठीक भाई बात। यहाँ पर देखो प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लीयता में वृद्धि के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैवालों का मोचन और प्रवालों की मौत हो जाती है। ठीक है, प्रवाल भित्ति क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर बात करें प्रवाल भित्ति मिलती कहाँ पर है, तो मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। और भारत में अगर हम लोग बात करें लक्षद्वीप समूह जो है, तो इसे भी प्रवालीय द्वीप कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये रिफ्ट वैली का उदाहरण। ठीक है, तो मृत वैली, डेथ वैली जिसको कहते हैं, मृतक घाटी जिसको कहते हैं, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में है अमेरिका के, और ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ठीक है, अगर आपसे पूरे हिमालय, तो ये क्या हो जाएगा, वलित पर्वत का उदाहरण। ठीक है भाई बात। तो यहाँ पर वही सारी बातें कही गई हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो देखो पंपाज शीतोष्ण घास का मैदान है, वेल्ड शीतोष्ण घास का मैदान है, डाउन्स शीतोष्ण घास का मैदान है। पंपाज आपको मिलेगा कहाँ पर, अर्जेंटीना में। वेल्ड कहाँ पर मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। सवाना कहाँ पर मिलता है, मध्य अफ्रीका में मिलता है, और ये उष्ण घास का मैदान है। ठीक भाई बात। यहाँ पर देखो सवाना एक उष्ण घास का मैदान है जो अफ्रीका महाद्वीप के केन्या और तंजानिया देशों में पाया जाता है। और बाकी अगर घास के मैदानों की हम लोग बात करें तो पंपास देखो दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में। वेल्ड आपको कहाँ पर मिलेगा, वेल्ड आपको कहाँ पर मिलेगा, देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई। वेल्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेल्ड जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं, वेल्ड आपको मिलेगा कहाँ पर, वेल्ड मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, वेल्ड आपको जो है ये मिलेगा साउथ अफ्रीका में मिलेगा। और डाउन्स जो घास का मैदान मिलेगा ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको आप सही कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो देखो हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रूस जो है हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा। ठीक भाई बात। चलिए ठीक है भाई बात। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पर हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूस हो जाएगा। ठीक भाई बात। देखो आर्थिक स्थिति के अनुसार अगर लोग बात करते हैं तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो क्या है, तो वो रूस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम लोग देशों की बात करें हीरे के मामले में, अगर बाकी देशों की बात करें तो देखो रूस के बाद बोत्सवाना है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अंगोला है, ये सारे हैं। ठीक है भाई बात। हीरे के भंडारण में अगर बात करें तो उत्पादक और भंडारण दोनों में ही रूस सबसे आगे है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार है, तो ये वेनेजुएला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में है वेनेजुएला, और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार जो है ये वेनेजुएला में मिलता है। सऊदी अरब और कनाडा का स्थान इस मामले में दूसरा और तीसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, तो मूंगफली जो है ये देखो ये गैम्बिया की प्रमुख फसल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ की, तो गैम्बिया की प्रमुख फसल है मूंगफली। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम की अगर हम लोग बात करेंगे, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में देखो सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा होगा ब्राजील के बाद होगा ऑस्ट्रेलिया के बाद होगा भारत, और भारत के बाद होगा अर्जेंटीना। देखो सबसे बड़े देश कौन है, सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, इसके बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के बाद अर्जेंटीना। ऑप्शन सी, आरोही क्रम की बात हो रही है तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है, तो ये थार मरुस्थल है। कहाँ पर है थार मरुस्थल, ये आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में है। ठीक है, थार मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में, भारत में है। सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मंगोलिया में है। और कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक भाई बात।
चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है ये थार मरुस्थल है। 2011 के अनुसार अगर यहाँ पर बात करें तो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। ठीक है, कितने? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। अगर हम लोग बात करें अन्य मरुस्थलों की तो सहारा जो है ये उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी की बात करेंगे तो ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो एक तरफ आपको जनजातियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। तो फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका, नुबा सूडान। बद्दू जनजाति की बात करें तो बद्दू जनजाति जो है देखो ये कांगो में नहीं बल्कि कहाँ पर सहारा मरुस्थल में मिलती है। ठीक है, बद्दू जनजाति कहाँ मिलती है? तो सहारा मरुस्थल में मिलती है। तो ये हमारा गलत है। ठीक है भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। संसद राज्य सूची के विषय में राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकती है। संसद की अगर हम लोग बात करें तो देखो ये राज्य सूची के संदर्भ में कानून बना सकती है, लेकिन कब? जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, लेकिन संसद भी कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। लेकिन कब बनाएगी? जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तो देखो यहाँ पर अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि जो कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक हो तो संसद उस कानून को बना सकता है। तो ये अनुच्छेद 249 याद रखिएगा, जो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है? संविधान उद्देश्य का जो है ये संविधान का भाग है। तो देखो दो केस है। एक तो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन अगर मान लीजिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका सही होगा। ठीक भाई बात। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारीवाद 1960 में निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, लेकिन उसके बाद बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो पहले फैसला दिया था उसको बदल देता है और कहता है कि उद्देशिका संविधान का अंग है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, कौन से? तो यहाँ पर देखो 26 जनवरी 1950 को लागू किए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। कहाँ पर? तो भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है उसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की संसद और निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारत की संसद में कौन कौन आता है? तो देखो भारत की संसद जो है ये राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर बनती है। भारत की अगर संसद में पूछ ले कितने अंग हैं तो 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखो यहाँ पर अनुच्छेद 79 की बात कर रहा है, 79 की बात कर रहा है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो संसद है ये भारत की जो संसद है ये राष्ट्रपति और दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। धन विधेयक कहाँ स्थापित किया जाता है? धन विधेयक, तो ध्यान रखना धन विधेयक का उल्लेख है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक का उल्लेख है अनुच्छेद 110 में और धन विधेयक हमेशा कहाँ पर? तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और धन विधेयक हमेशा कहाँ पर? तो ये लोकसभा में ही स्थापित किया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो किसके प्रति? तो ध्यान रखिएगा जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है ये हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 एकदम रट डालना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अनुच्छेद 75 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 75 के अनुसार जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की जो बात है ये कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 74 में की गई कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। आगे बढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का निर्माण किया जा सकता है। कब? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
एक लोक सेवा आयोग का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कब किया जाएगा? तो ध्यान रखना ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा जब दो या दो से अधिक राज्य निवेदन करें कि हमारे लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन कर दीजिए, तभी क्या करेगी? तभी संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का निर्माण करेगी। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात। देखो यहाँ पर वही बात कही गई है अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत दो या दो से अधिक राज्य जब समझौता करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाए और ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं, तब संसद क्या करेगी? उन राज्यों की सिफारिश पर ऐसे एक ही लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। भारत में सबसे पहले 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें सौर पैनल या सौर सेलों का एक संयुक्त परस्पर संबंध समायोजन होता है, जो क्या करती है? जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, कार्बोरेटर का प्रयोग किस प्रकार के इंजन में किया जाता है? डीजल इंजन, भाप इंजन, पेट्रोल इंजन या फिर दोनों में? डीजल तथा पेट्रोल इंजन दोनों में। तो किस प्रकार के ऊष्मा इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर की हम लोग बात करेंगे, ये हो जाएगा पेट्रोल इंजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पेट्रोल इंजन, सिर्फ पेट्रोल इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया था। कार्बोरेटर एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को मिश्रित करती है। इसका आविष्कार अगर पूछा जाए तो कार्ल बेंज ने 1885 में किया था। बाद में इसे क्या कर दिया गया? इसे पेटेंट करवा दिया गया और यह केवल पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? चलिए चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। ऊष्मा गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन होता है? हीरा, फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन लिखा है, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन होना चाहिए। हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट या फिर कोयला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऊष्मा गतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप जो है ये क्या है? तो ये ग्रेफाइट है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऊष्मा गतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है? तो ग्रेफाइट है और ये कार्बन का एक बहुरूप है। और ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यह विद्युत और ताप दोनों का क्या है? सुचालक है। और पेंसिल की लीड और घड़ियों की जो कमान है, इनको बनाने में क्या होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। प्रकाश जो रासायनिक धुंध होते हैं, तो प्रकाश रासायनिक धुंध में कौन होते हैं? एल्यूमिनियम आयन होते हैं, ओजोन होते हैं, मीथेन होते हैं या फिर फास्फोरस होते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में कौन होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओजोन। अभी तक जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया है, तो सेशन को आप लोग लाइक शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। आपको पता है कि आपके यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको तैयारी में थोड़ी सी तेजी लानी होगी। ठीक है, थोड़ा सा तेजी करनी होगी क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं है, समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन तैयारी आपको अच्छी वाली करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को जल्दी चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो यहाँ पर प्रकाश रासायनिक धुंध की बात करें तो यह भूरे रंग का धुंध होता है जो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्साइड से प्रदूषित वातावरण पर सौर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के कारण बनता है। इसमें मानव जनित वायु प्रदूषक मुख्य रूप से ओजोन, नाइट्रिक एसिड और कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ओजोन हमारा ऑप्शन था, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, सीएनजी कहते हैं। तो सीएनजी जो है प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है। किससे बनी होती है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन या फिर मेथेन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मेथेन से। ठीक है, किससे? तो मेथेन। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ज्वलनशील गैसों को अत्यधिक
दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव मीथेन, एथेन और प्रोपेन होते हैं। प्राकृतिक गैस की तरह यह भी क्या होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और विषहीन होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? अभी हम लोगों ने बात की है कि कौन सा एक है जो प्राकृतिक गैस का एक मुख्य अवयव है, मीथेन, हेक्सेन, बेंजीन या फिर ब्यूटेन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन ए। अभी हम लोगों ने बात की थी, क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। देखो पशुओं की जुगाली करने से और धान के खेत से, ठीक है, तो वहां से भी क्या होता है, तो यही मीथेन गैस निकलती है। ध्यान रखिएगा क्या होती है? मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो देखो प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः कौन सी होती है? जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है। ध्यान रखिएगा मीथेन होती है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो घरेलू ईंधन के रूप में होता है, वाहनों के ईंधन के रूप में होता है, खाद्य निर्माण में होता है और विद्युत बनाने में भी मीथेन गैस का प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? देखो एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आपका यूपीपी का एग्ज़ाम है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करो, रिवाइज करो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करो, रिवीजन करो। अब देखो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि जितनी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ लिया है उनको आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। और यहाँ पर जो आपके लिए सेशन लाया जा रहा है इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, इनका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। ठीक है भाई बात। तो इसलिए सेशन को हम लोग थोड़ा सा तेजी से लेकर के चलेंगे। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो देखो ये किसके, तो ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेंगू जो बुखार है तो ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पर देखो डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको बहुत दर्द होता है, उसकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, इसलिए ठीक है इसको क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक होता है, बताइएगा। ये सारे प्रश्न यूपीपी के लिए, आपके स्पेशली यूपीपी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। बहुत मेहनत की गई है, क्वेश्चंस को टाइप किया गया है, क्वेश्चंस को सेट किया गया है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे क्वेश्चंस को ढूंढ कर बनाया गया है। तो एक बार सेशन को आप सभी लोग क्या कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। मैक्सिमम चीज़ों को मैंने टाइप करने की कोशिश की है क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, तो इसलिए मैक्सिमम चीज़ों को टाइप करने की कोशिश की गई है ताकि आपको वो चीज़ें आपको लिखित रूप में दिखाई पड़े, ताकि आप उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सको और वो सारी चीज़ें आपसे छूटे नहीं। तो मैक्सिमम चीज़ों को मैंने टाइप करने की कोशिश की है। तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये कारक किसका होता है? तो ये देखो मेनिंजाइटिस का होता है। और मेनिंजाइटिस क्या है? तो ये मस्तिष्क बुखार है जो बच्चों में होता है, ध्यान रखना, मेनिंजाइटिस। और एक प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि ये जो मेनिंजाइटिस रोग है तो ये किससे संबंधित है, किस अंग से संबंधित है? तो ध्यान रखना मस्तिष्क से संबंधित है मेनिंजाइटिस। ये प्रश्न पूछा गया है, मस्तिष्क बुखार है। ठीक है भाई बात। चलो यहाँ पर देखो 1892 में पहली बार रिचर्ड फिफर हैं तो इन्होंने एक इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान इन्फ्लुएंजा का वर्णन किया था और इन्होंने बताया है कि जो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ये जीवाणु है जो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस जो कि एक प्रकार का क्या है, मस्तिष्क ज्वर है का जो है कारक होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सल्फा ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताइएगा सल्फा ड्रग्स क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, प्रतिजीवाणुक है। ध्यान रखिएगा क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रतिजीवाणुक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सल्फा ड्रग्स तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सल्फानिलामाइड भी कहा जाता है, या एक प्रतिजीवाणुक औषधि एंटीबायोटिक है। 1932 में पहली बार क्या हुआ था, पहली बार जो जीवाणु रोगी प्रभाव है पहली बार 1932 में देखे गए थे। और तब क्या होगा, जर्मन जीवाणु वैज्ञानिक और रोग वैज्ञानिक जो है गेरहार्ड डोमडगक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने
उन्होंने लाल रंग के प्रभाव को चूहों में स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण पर नोट किया था। ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, तो ये आपका जो सल्फा ड्रग्स है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। देखो ये ऐसा प्रश्न है जो आपके रीजनिंग में भी बन जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके रीजनिंग में भी बन जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कह देगा कि बताइए कौन इनमें से अलग है, कौन इनमें से विषम है। तो इस तरीके के प्रश्न तो आपके रीजनिंग में भी बन जाएंगे, है ना। आपको विषम जो है उसको आपको चूज करना होगा, ठीक है, उसका चयन करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो ये एकिडना है। ठीक है, एकिडना एक ऐसा स्तनधारी है जो क्या करता है, जो अंडे देता है। ध्यान रखिएगा, एकिडना, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकिडना अगर हम लोग बात करें तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी वाले क्षेत्र में मिलता है। और कौन से, तो मोनोट्रिम कुल का प्राणी है एकिडना और प्लेटिपस, ये 2 ऐसे स्तनधारी हैं। एकिडना और एकिडना के साथ साथ ध्यान रखना यहाँ पर प्लेटिपस का भी नाम याद रखिएगा। एकिडना और प्लेटिपस ये ऐसे जीव हैं जो स्तनधारी हैं लेकिन क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक भाई बात। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा वृक्ष है जिसको पर्यावरण जो है, जिसको पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहा जाता है, यूकेलिप्टस। और इस वृक्ष को और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सफेदा। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, सफेदा कहते हैं, यूकेलिप्टस को सफेदा कहते हैं। और इस वृक्ष को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है और पर्यावरण जो है पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो यहाँ पर वही बात कही ये जो हम लोगों ने बात की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस उत्पाद को इको मार्क प्रदान किया जाता है, बताइएगा कौन सा उत्पाद है जिसको क्या किया जाता है, जिसको इको मार्क प्रदान किया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जब पर्यावरण से मित्रवत हो, जो मिलावट विहीन हो। तो इको मार्क जिसको, जो पर्यावरण से क्या हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, उसको इको मार्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो मिलावट विहीन हो उसको क्या किया जाता है, उसको एग मार्क। ध्यान रखिएगा, उसको क्या किया जाता है, उसको एग मार्क। ठीक है, एग मार्क। जो मिलावट विहीन होता है उसको एग मार्क का, और जो पर्यावरण इको फ्रेंडली हो उसको क्या कहते हैं, उसको इको मार्क कहते हैं। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर वही सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी हरित गैस नहीं है, 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सी हरित गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आर्गन, मीथेन। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्गन। आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आगे बात करेंगे। चलो यहाँ पर एक बार देख लो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पृथ्वी ग्रह के वातावरण जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और इनमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन है ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन। तो ये सारी क्या है, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाम याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैसों का। आगे बढ़ेंगे, ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को। ठीक है, कब, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर वही सारी बातें कही गई हैं। 1987 में, ध्यान रखना यहाँ पर एक ही डेट याद रखिएगा, कौन सी, 1987 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही क्या निर्धारित किया गया कि अब 16 सितंबर को क्या किया जाएगा, ओजोन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, किससे, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। अच्छा, जैव निम्नीकरण क्या होता है, जैव निम्नीकरण देखो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाए। ठीक है, जो कुछ समय बाद सड़ गल करके या किसी भी रूप में वो समाप्त हो जाए, वो होते हैं आपके जैव निम्नीकरण। अब यहाँ पर बात करें तो कौन से ऐसे चीजें हैं जो सड़ गल करके समाप्त हो सकती हैं। देखो प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉइल, कांच की बोतल, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर ऊन जो है ये क्या हो सकता है, ये आपका समाप्त हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैव निम्नीकरण क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो बाद में क्या हो, जो सड़ गल करके बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचाती हैं, ऐसी चीजें जो समाप्त ना हो। ठीक है, जैसे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या होते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसी न किसी रूप में जो है पर्यावरण में, जो है आपके वातावरण में ही बने रहते हैं और क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये क्या हो जाएगा? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 बांधों के नाम दिए गए हैं। और कौन सा? तो देखो, अहरौरा भी है, अड़वा भी है और बघेलखंड भी है। ये सब बांध जो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बदुआ जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात, चलिए आगे बढ़ेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी में। और ये उत्तर प्रदेश का क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना कब हुई है? 1977 में हुई है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। और कहाँ पर ही है? तो लखीमपुर खीरी में भाई। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है और यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। और 1987 में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया। 1987 में दुधवा क्या हो गया? जो नेशनल पार्क था वो टाइगर रिजर्व भी बन गया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? देखो, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 4 वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और आपको पूछा जा रहा है कौन सा है जो 1975 में स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ पर है? तो ये है बहराइच में। ठीक है, कहाँ पर है कतरनिया घाट? तो ये बहराइच में है कतरनिया घाट। ठीक है, और इसको 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर ये मेरा नंबर है और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और इसके अलावा ठीक है ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं 9807792861। तो ये मेरा नंबर है जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप और जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF और इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, जिसे आप अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकिए। तो एक बार वहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखो, एक बात ये याद रखना कि गंगा जो एक्शन प्लान है ये कब आया है? तो ये 1985 में है। गंगा एक्शन प्लान कब आया है? 1985 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गंगा को क्या करना? प्रदूषण रहित करना। यही इसका एकमात्र उद्देश्य है, गंगा को क्या करना? निर्मल बनाना। ध्यान रखिएगा 1985 में। ठीक भाई बात। तो देखो, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं गंगा एक्शन प्लान, तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा की गई है। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अच्छा, बायोमास ऊर्जा क्या होते हैं? बायोमास ऊर्जा का मतलब ये होता है कि ऊर्जा का ऐसा संसाधन जिसमें जीवाश्म मिलता हो। ठीक है, जिसमें जीवों के अंश मिलते हो वो आपके क्या होंगे? वो बायोमास ऊर्जा होगा। और जिसमें नहीं मिलेगा वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा। अब देखो, लकड़ी की अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें आपको जीवाश्म मिल सकता है ना। गोबर में बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत जीवाश्म मिल सकता है। कोयले में बात करेंगे यहाँ पर भी आपको जीवाश्म मिल सकता है ना। मान लो कोई जानवर है, अब वो लकड़ी के ऊपर मर गया तो उसके जो कुछ जीवाश्म है वो क्या होंगे? वो लकड़ी पर जमा हो सकते हैं। ठीक है, गोबर में हो सकते हैं, कोयले में भी जमा हो सकते हैं, क्योंकि कोयला जो है जमीन के नीचे से निकलता है और जमीन के नीचे आपको जीवाश्म मिल जाएंगे। लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई जीवाश्म नहीं मिलेगा, है ना। परमाणु ऊर्जा में आपको कोई जीवाश्म नहीं मिलेगा। तो कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर हम लोग बात करें जीवित जीव हों अथवा मरे हुए जीव हों, इनसे पदार्थ जो होते हैं ये जैव या फिर कहेंगे बायोमास कहलाते हैं। परमाणु ऊर्जा में बायोमास का कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन बना है? देखो, भारत में अगर हम लोग बात करते हैं सौर ऊर्जा से संचालित पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है कोचीन हवाई अड्डा। ठीक है, कौन सा है? कोचीन है। और ध्यान रखना ये विश्व में भी पहला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या है? तो ये विश्व में भी पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, सीटों का आवंटन, तो ये किस अनुसूची में? राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है ये किस अनुसूची में है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी आपकी चौथी अनुसूची में। ठीक है, कहाँ पर? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा में सीटें हैं वो कहाँ से हैं? तो वो उत्तर प्रदेश से हैं। कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से जाती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथी अनुसूची। और आज के सेशन
सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। आखिरी प्रश्न का आंसर कीजिएगा, काली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, काली क्रांति। तो देखो, अगर हम लोग तिलहन की बात करेंगे तो तिलहन से क्या है, तो तिलहन से पीली क्रांति है। ठीक है, क्या है, तिलहन से पीली क्रांति है। अगर हम लोग बात करेंगे उर्वरक, तो उर्वरक से कौन सी क्रांति है, भूरी क्रांति है। उर्वरक से कौन सी, भूरी क्रांति है। काली क्रांति की बात करेंगे तो ये हो जाएगी किससे, पेट्रोलियम उत्पादन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था और बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने रिवाइज किया और आपके यूपीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दें, और जो लोग पहली बार हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। और मैंने आपको अपना नंबर दिया है तो आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।